आज हम माया महल भाग दूसरा सुनाते हैं आपको। उधर महिपाल सिंह के दूत ने जाकर राजकुमारी खुशी की कहीं सभी बातें महिपाल सिंह को बताई। आग बबूला हुए महिपाल सिंह ने बिना सोचे समझे शौर्यगढ़ पर हमला करने का आदेश दे दिया। तुरंत जाने के आदेश के कारण बल्लभगढ़ की भारी भरकम सेना बिना पूरी तैयारी और अपनी ताकत के मद में चूर तेजी से शौर्यगढ़ की ओर बढ़ चली। शौर्यगढ़ और बल्लभगढ़ के बीच में एक लंबा रेगिस्तान पड़ता था, जिसको पार करके ही शौर्यगढ़ पहुंचना, वो भी गर्मियों के दिन में काफी जोखिम और मुश्किल भरा काम था। मगर महिपाल सिंह ने क्रोध के वशीभूत होकर बिना सोचे समझे ही सेना को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। राजा के तुरंत कूच करने के आदेशानुसार सेना को पूरी तैयारी का मौका न मिला और सेनापति द्वारा महिपाल सिंह को भी तैयारी कम होने की बात बताई गई। लेकिन ताकत और घमंड के मद में चूर महिपाल सिंह ने एक ना सुनी। उस शौर्यगढ़ को चींटी की तरह मसल देना बहुत आसान लगा और उसने उसी तरह सेना को कूच करने का आदेश दिया। बल्लभगढ़ की सेना युद्ध के लिए निकल पड़ी। इधर राजकुमारी खुशी ने अपनी बुद्धिमत्ता और ठंडे दिमाग से एक सफल योजना बनाई। राजकुमारी ने पूरी रणनीति और कूटनीति से बल्लभगढ़ की सेना के लिए चक्रव्यूह तैयार किया, जिसमें बल्लभगढ़ की सेना आखिर फंस ही गई। राजकुमारी खुशी ने उस रेगिस्तान में की आनन फानन कई जगह छोटी छोटी झीलें खुदवाई, उनमें पानी भरवारा और उसे पानी में जहर डाल दिया, क्योंकि उसे पता था कि इतनी दूर से चलकर बल्लभगढ़ की सेना इस रेगिस्तान तक आएगी तब उन्हें भीषण गर्मी की वजह से पानी की कमी पड़ जाएगी और वह लोग पानी की तलाश में झीलों की तरफ ही रुख करेंगे। जैसे वह पानी पिएंगे उनका खेल खत्म हो जाएगा और जो बचे होंगे उनसे निपटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और फिर वही हुआ जैसा राजकुमारी खुशी ने सोचा था। जैसे ही बल्लभगढ़ की सेना उस रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंची, उन्हें भीषण गर्मी और प्यास ने बेदम कर दिया। साथ लाया पानी भी खत्म होने लगा। पानी की तलाश में वह लोग रेगिस्तान में भटकने लगे। तभी उनकी निगाह उन छोटी छोटी झीलों पर पड़ी। वह सभी उनकी तरफ भागे और पानी देखकर उस पर टूट पड़े। परिणाम सामने था। कुछ ही देर में जहर ने असर दिखाया और जिन जिन ने पानी पिया था ज्यादातर वह लोग मौत के मुंह में पहुंच गए और जो बचे थे उनके ऊपर रेत में छिपे शौर्यगढ़ की सेना ने राजकुमारी खुशी के नेतृत्व में हमला बोल दिया। महिपाल सिंह की अधिकतर सेना खत्म हो गई और जो बचे खुचे हुए थे या तो वह भाग खड़े हुए या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा महिपाल सिंह ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। राजा महिपाल सिंह को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि उसकी इतनी बड़ी सेना यूं इतनी जल्दी हार कर वापस आ जाएगी, वह भी शौर्यगढ़ के छोटे से राज्य के छोटी सी सेना के सामने। वह बदला लेने के लिए पागल हो उठा। महिपाल सिंह अभी भी नहीं माना था। उसके दिलों दिमाग में राजकुमारी खुशी को हासिल करने का पागलपन तो था ही साथ अपनी हार का बदला लेने का जुनून सवार हो गया था। उसको हर हालत में कुछ भी करके अपनी इस हार का बदला लेना था। शौर्यगढ़ को बर्बाद कर देना अब उसका मकसद था। वह समझ चुका था कि उसकी जल्दबाजी की वजह से ऐसा हुआ है। अब की बार वह कोई गलती दोहराना नहीं चाहता था। उसने अपने दरबार के सबसे समझदार लोगों को बुलाकर विचार विमर्श करना शुरू किया। बल्लभगढ़ के राजगुरु विचित्र सेन ने राजा महिपाल सिंह से कहा, राजन, यूं तो शौर्यगढ़ को अपनी ताकत के बल से कभी भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन शौर्यगढ़ की राजकुमारी ने हमारे साथ जो छल किया है तो हम भी उसे राजकुमारी को जवाब छल से ही दे सकते हैं, जिससे कि ना हमारी सेना का खून बहेगा और ना ही किसी तरह के जान माल का नुकसान होगा। वह कैसे राजगुरु, राजा महिपाल सिंह ने पूछा। राजगुरु ने जवाब देते हुए कहा, राजन, मैं एक ऐसे तंत्र को जानता हूं जो हमारी मदद कर सकता है। तांत्रिक? तांत्रिक हमारी मदद कैसे करेगा? आप कहना क्या चाहते हैं? राजगुरु उत्सुकता से महिपाल ने सवाल पूछा।
राजन, तुम्हें है राजकुमारी खुशी को प्राप्त करना और साथ ही शौर्यगढ़ के राजा सूर्यदेव सिंह से अपनी हार का बदला भी लेना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि हम भी छल और कपट का इस्तेमाल करें और सैन्य बल की बजाय तंत्र बल का प्रयोग करें। पर वह कैसे होगा राजगुरु? माया महल चलने की तैयारी करो। माया महल, यह कहाँ है और वहाँ क्या है? माया महल उस तांत्रिक के महल का नाम है। वहाँ हर कोई नहीं पहुँच सकता। वहाँ पहुँचने के लिए तांत्रिक के आदेश की जरूरत होती है। बिना तांत्रिक की मर्जी के उसके उस महल तक कोई नहीं पहुँच सकता। वह मेल अपने राज्य की सीमा से शुरू होने वाले घनघोर जंगलों के बीच में कहीं किसी अज्ञात जगह पर है, जहाँ पर पहुँचना नामुमकिन है। अगर वहां पहुंचना नहीं जा सकता तो हम लोग वहां कैसे पहुंचेंगे राजगुरु? यह कैसी बातें कर रहे हैं राजन? वह तांत्रिक कोई और नहीं, मेरा ही भाई है। भाई? वह तांत्रिक आपका भाई है? महिपाल सिंह ने उत्सुकता से पूछा। हाँ राजन, दरअसल हम दो भाई हैं, मगर दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। मुझे वेद पुराण धर्म इनके बारे में जानना था, पर वह मेरा भाई मेरे से बिल्कुल उलट तंत्र मंत्र की दुनिया में जाना चाहता था। मेरे माता पिता उसकी इन सब हरकतों से बहुत परेशान थे, तो उसको बचपन में ही घर से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद वह तंत्र मंत्र के गुरु की तलाश में कहीं चला गया। सालों बाद अचानक वह एक दिन वापस आया, पर वह भाई मेरे पहले जैसा नहीं था। अब वह बहुत बड़ा तांत्रिक बन चुका था, तांत्रिक अघोरानंद। लेकिन यह बात पहले आपने कभी नहीं बताई राजगुरु। बताता भी तो क्या राजन, उसकी अपनी दुनिया थी और मेरी अपनी, और वैसे भी उसकी कभी जरूरत भी महसूस नहीं हुई। लेकिन आज मुझे लगा कि सूर्यगढ़ की राजकुमारी को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए मेरा भाई तांत्रिक अघोरानंद ठीक रहेगा, जिसमें हमें बिना किसी जान माल नुकसान किए बिना ही विजय हासिल हो सकती है। आप ठीक कहते हैं राजगुरु, यह एक बढ़िया उपाय है। तो चलिए माया महल निकलने की तैयारी करते हैं। महिपाल सिंह ने राजगुरु की बात से सहमत होकर बोला। राजन, माया महल पहुंचना इतना आसान नहीं, फिर भी हमको अपनी कुछ तैयारी करके रखनी होगी। यह सफर इतना आसान नहीं, इसके रास्ते खतरों से भरे हुए हैं, इसलिए उससे पहले कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। कैसी चीज राजगुरु? महिपाल सिंह ने सवाल किया। ध्यान से सुनिए महाराज। क्या होगा अंजाम राजकुमारी खुशी की पहली जीत का? क्या सफल होगा महिपाल सिंह का षड्यंत्र? क्या वह पहुंच पाएगा माया महल? कौन सी है वह ध्यान रखने वाली बातें? क्या वह तांत्रिक साथ देगा? ऐसे कई अनसुलझे सवालों के जवाबों के लिए प्रतीक्षा करिए अगले भाग का, जो प्रस्तुत होगा शीघ्र ही आपके समक्ष। तब तक के लिए नमस्कार आप सबको।